जो भी काम कर रहे हो, जहां पर भी हो, सब कुछ छोड़कर अभी के अभी जंतर मंतर आइए। हमारे साथ है कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके, जिन्होंने 20 जून की रात अपने समर्थकों के साथ यहाँ पूरी रात बिताई। अभी क्या स्टेटस है, आज का क्या प्लान है अभिजीत? आज हम यहीं पर बैठेंगे। हमने दिल्ली पुलिस से रिक्वेस्ट की थी, अगर जंतर मंतर नहीं तो हमें कोई और लोकेशन दे दीजिए, लेकिन वो कोई और लोकेशन दे नहीं रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसा क्यों कर रहे हैं, बिकॉज पीसफुल प्रोटेस्ट तो हमारा एक डेमोक्रेटिक राइट है। तो जब तक हमें दूसरी लोकेशन नहीं मिलती, हम यहीं पर बैठे रहेंगे जंतर मंतर पर, जब तक धर्मेंद्र प्रधान रेजिग्नेशन नहीं देते। कल रात का क्या क्या हुआ? आपने ट्वीट किया कि कई लोग बता रहे थे खाना नहीं आने दे रहे थे, पानी नहीं आने दे रहे थे, टॉयलेट्स में भी पानी नहीं आ रहा था। तो क्या क्या हुआ कल रात, कैसे बिताई आपने? कल शाम के 6 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक अंदर ना पानी आने दे रहे थे, ना खाना आने दे रहे थे। जितने भी टॉयलेट्स है, सारे टॉयलेट्स का पानी इन लोगों ने बंद करके रखा था। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, अपने ही देश के स्टूडेंट्स के साथ, बच्चों के साथ ये सरकार आतंकवादियों जैसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब पिछली बार आप लोग जंतर मंतर पर आए थे और इसके बाद जब आपने देश के अलग अलग शहरों में प्रोटेस्ट किया, तब ये हो रहा था कि पुलिस परमिशन दे रही थी और आप उसे फॉलो कर रहे थे। इस बार क्या बदला स्ट्रैटेजी में? क्यों ये डिसाइड किया कि मतलब 5 बजे तक की परमिशन थी? वो किस वजह से, क्या स्ट्रैटेजी है अब? नहीं, द रीज़न फॉर दैट इज़ 48 आवर्स में 6 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी इन लास्ट 48 आवर्स। तो उसके बाद भी अगर धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन नहीं करते, तो उसके बाद हम 5 बजे के बाद प्रोटेस्ट कर सकते हैं या नहीं, ये तो बहुत छोटा क्वेश्चन है। बड़ा क्वेश्चन ये है कि लास्ट 48 आवर्स में 6 स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी है। अब तक 12-13 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने सुसाइड करी, उसके बाद भी एजुकेशन मिनिस्टर रिज़ाइन नहीं कर रहे। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा सीरियस क्वेश्चन है। मुझे लगता है पहले इसका जवाब मिलना चाहिए। और मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, खास करके दिल्ली के लोगों से, सारे दिल्ली के पेरेंट्स से, सारे दिल्ली के स्टूडेंट्स से, सारे दिल्ली के यूथ से मैं अपील करता हूँ, संडे का दिन है, आज लोग अपना संडे जंतर मंतर पर आकर मनाएं। और किसानों से मेरी बड़ी अपील है कि किसान, आसपास के किसान और पूरे देश के किसान जब एक बार खड़े हुए थे तो सरकार झुकी थी, और इस बार भी युवा खड़ा हुआ है, आपका बेटा खड़ा हुआ है, आपका बच्चा खड़ा हुआ है, आपकी बेटी खड़ी हुई है। हमने अभी आपको प्रोटेस्ट के मंच पर खड़े होकर बोलते हुए सुना और आपके हाथ में कुछ पन्ने थे, क्या था वो? मैम एक्चुअली जो हम लोग के पेरेंट्स, अपना नाम भी बताएंगे? मेरा नाम चिरंजीव कुमार है और मैं बेगूसराय बिहार से बिलोंग करता हूं और मैं नर्सिंग ग्रेजुएट हूं, बीएससी नर्सिंग ग्रेजुएट हूं। एक्चुअली मेरे हाथ में जो ये पेपर है, इस पेपर को आप देख सकते हैं, ठीक है। ये एक्चुअली कॉलेज के द्वारा सबमिट किया जाता है कि हमारे पास जो नर्सिंग के क्राइटेरिया हैं उसको फुलफिल करते हैं, और आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल करने के बाद जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल है हमारे, वो इस क्राइटेरिया को चेक करके उनको एफिलिएशन देते हैं, ठीक है। पर मैं यहाँ पे ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसमें जितने भी टीचर्स के नाम हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 टीचर के नाम हैं, ये टीचर एक्चुअल में वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, सिर्फ पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं। और ये सिर्फ एक कॉलेज का हाल नहीं है, ये बहुत सारे कॉलेज का हाल है, क्योंकि मैं वहाँ पे नर्सिंग ट्यूटर रह चुका हूँ, मैंने वहाँ इन्विजिलेटर का भी ड्यूटी किया है। और दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ कि जब भी इंस्पेक्टर इंस्पेक्शन के लिए जाते हैं तो क्या उनको बायोमेट्रिक्स नज़र नहीं आता है, उनको कैमरा नज़र नहीं आता है? क्या वो कैमरा को रिमाइंड करके नहीं चेक कर सकते हैं? और दूसरी चीज़, आज से तकरीबन डेढ़ महीना पहले नर्सिंग का एग्ज़ाम हुआ, और मैं आपको सियोरिटी के साथ देता हूं कि जिस दिन एग्ज़ाम हुआ आप उस दिन कॉलेज का कैमरा उठा के देख लो, कैमरा आपको ऑफ मिलेगा। क्यों? क्योंकि पूरा सेंटर मैनेज करके रखते हैं ये लोग, बच्चे को फ़ोन खोल के देते हैं लिखने के लिए। मैं ये गारंटी के साथ कहता हूँ, आप आईएनसी, यदि आप मतलब इंडियन नर्सिंग काउंसिल और जो झारखंड नर्सिंग काउंसिल है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वापस से री इंस्पेक्शन करो कॉलेज का, और आप जाके स्पेशल वीडियोज़ चेक करो जिस दिन एग्ज़ाम हुए हैं। आप डेली का वीडियोज़ चेक करो कि जो प्रिंसिपल हैं वो आते हैं नहीं आते हैं। यदि किसी एक बैच में 60 स्टूडेंट का एडमिशन होता है तो 60 में से मात्र 30 बच्चे आते हैं, 30 बच्चे नहीं आते हैं। और जब पेपर पे दिखाना होता है तो सबको प्रेजेंट दिखाते हैं, जब पेपर पे दिखाना होता है तो सबको हॉस्पिटल ट्रेनिंग दिखाते हैं, हर एक टीचर को प्रेजेंट दिखाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। अब जो ये 5 हैं आपके, ये जो 5 की लिस्ट है, आपका कहना है कि एग्जिस्ट ही नहीं, ये ड्यूटी पर नहीं आते कभी? एक्चुअली होता क्या है कि ड्यूरिंग इंस्पेक्शन इन लोगों को हायर किया जाता है पैसे देके, और 1 साल के लिए जब इंस्पेक्शन, क्योंकि इंस्पेक्शन हर 1 साल रिन्यू होता है, तो 1 साल के लिए इनको पैसे दे दिया गया। अब 1 साल के लिए ये अपना सर्टिफिकेट वहाँ पे लगा देते हैं कि हाँ मैं इस कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, पर एक्चुअल में ये वहाँ पे रहते ही नहीं है।
बल्कि 6-7 कोई और बीएससी एमएससी टीचर वहाँ पे उस पूरे इंस्टीट्यूशन को रन करते हैं। मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए बिल्कुल नहीं मिलता है। जो फैकल्टी होने चाहिए, अलग अलग एचओडी होने चाहिए, अलग अलग सब्जेक्ट के एचओडी होने चाहिए, यहाँ तक कि पीएचडी होने चाहिए, पर वहाँ पे टीचर ही अवेलेबल नहीं होते हैं। आप ही बताओ, जब टीचर ही नहीं अवेलेबल होंगे तो बच्चे को पढ़ाएंगे कैसे? आप ही बताओ। और दूसरी चीज़, बिहार और झारखंड में ये बहुत फेमस है कि वहाँ पे बच्चे नॉन अटेंडिंग करते हैं, एडमिशन ले लिए और वो जॉब करते हैं और डिग्री बस 4 साल बाद या मिल फिर जाती है। किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं। हाँ, या परीक्षा की तैयारी। ज़्यादातर बच्चे जॉब करते हैं, तैयारी नहीं करते। फॉर एग्जांपल, वो हॉस्पिटल में काम करते हैं, महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना काम किए और उनको मन कर गया कि अब मैं जीएनएम का डिग्री कर लूँ, अब मैं बीएससी का डिग्री कर लूँ, और वो डिग्री किसी कॉलेज में जाके पहुँच गए, किसी दलाल के थ्रू पहुँच गए। चिरंजीव जी, आप खास यही मुद्दा उठाने के लिए यहाँ हाँ, आए मैं थे? नर्सिंग के मुद्दा उठाने के लिए आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो मुझे मंच मिला है, मैं इस मंच के माध्यम से पूरे ऑल ओवर इंडिया में इस बात को मैं रख सकता हूँ। और आज मैं खुला चैलेंज करता हूँ इस इंस्टीट्यूशन की कि आप गलत हो, आपको कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी लेने की ज़रूरत है। क्योंकि मैं जब रांची यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट करने के लिए गया, जब मैं वहाँ के वीसी, वहाँ के जो रजिस्ट्रार हैं, जो वहाँ के एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं, उनसे बात करने के लिए गया, तो मुझे किसी भी तरह का सही जवाब नहीं मिला। इससे पहले जब हमने प्रोटेस्ट किया, तो मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। उस प्रोटेस्ट में वहाँ के जो एसआई अधिकारी थे वो भी थे, और मैं इस वीडियो को आपके साथ साझा कर दूंगा, ठीक है? ठीक है। ये वाली। आप कब आए थे यहाँ? मैं कल रात में आया हूँ 2 बजे। आपने पूरी रात क्या देखा जब आप यहाँ आए थे? उस वक्त क्या हो रहा था? एक्चुअली मेरी ट्रेन लेट थी, मैं इसी पर्पज़ से यहाँ पे आया था। 2-2:30 बज गए थे मेरे को आने में। जब मैं आया था तो यहाँ पे जितने भी सारे थे, कुछ सो रखे थे, कुछ अपने आप में डिस्कशन कर रहे थे, और सब शांतिपूर्वक बैठ के एक दूसरे से बात कर रहे थे और पॉजिटिव वे में बात कर रहे थे। यहाँ पे किसी भी तरह का कोई ऐसा बात नहीं चल रहा था कि लोगों में निगेटिव इम्पैक्ट पड़े। जो भी सिस्टम में कमी है, उस सिस्टम के खिलाफ सब बात कर रहे थे एक दूसरे में। अच्छा, आपका नाम क्या ये है? भाई भी हमारे मेरा नाम साथ देशपांडे बैठा रिजवान है। है। देशपांडे रिजवान। देश पांडे जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं आंध्र प्रदेश से आया हूँ। कब आए यहाँ, कब पहुँचे? तो मैं रहता दिल्ली में हूँ। अभी जस्ट आया हूँ। मैं कल रात में 1 बजे आया हूँ यहाँ पे। खास इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने या किसी और काम से? खास प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आया हूँ बस। कल रात से यहीं पर हैं? हाँ, कल रात से यहीं से। क्या क्या देखा आपने? यहाँ पे वही अभी भाई ने बताया था कि बैठे थे लोग, डिस्कस कर रहे थे आपस में सिस्टम के अंदर क्या मतलब क्या कमी है सिस्टम की, कि किस तरह से ये सिस्टम में जो है ना घपलाबाजी कर रहे हैं, और किस तरह से सिस्टम को खोखला कर रहे हैं, जिसका दीवार की तरह खा रहे हैं। इसी तरह की मतलब बात हो रही है। आप खुद स्टूडेंट हैं या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं? क्या आप पर असर हुआ है? कौन सी वजह है जो आपको इस प्रोटेस्ट साइट तक लाई है? मैं पीएचडी की तैयारी कर रहा हूँ अभी। तो मैं यहाँ आने की वजह बस यही थी कि अभी जिस तरह से हम माहौल देख रहे हैं हम पूरे हिंदुस्तान में, तो अभी एक मूवमेंट की भी ज़रूरत है। क्योंकि अभी इतना एजुकेशन सिस्टम खोखला हो चुका है, क्योंकि हमारा ना एजुकेशन सिस्टम सही है, ना कोई डिपार्टमेंट, कोई पूरा हिंदुस्तान का कोई डिपार्टमेंट ले लीजिए आप, कोई डिपार्टमेंट सही नहीं चल रहा है। हर डिपार्टमेंट में कमियां, हर डिपार्टमेंट में दिख लेंगी आपको। एक्चुअली जब मैं रांची यूनिवर्सिटी में वीसी सर से बात करने के लिए गए थे, तो उनका जवाब क्या आता है पता है आपको? उनका जवाब ये आता है कि बच्चे, मैं आपकी मजबूरी समझ रहा हूँ, आप मेरी मजबूरी समझो। उनकी क्या मजबूरी थी? क्या मजबूरी है आप बताओ? हम ये बोलने के लिए गए थे कि सर, स्टूडेंट का 2.5 साल से प्लस सेशन लेट है। स्टूडेंट लोग खुद वहाँ पे आए थे ये बोलने के लिए कि सर मेरा सेशन लेट चल रहा है, क्योंकि सितंबर में उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन अभी तक मात्र उनका 3 ही एग्ज़ाम हुआ, जबकि 8 एग्ज़ाम होना था। आप बताओ, क्या कॉलेज से कोर्स कंप्लीट होने के बाद क्या बच्चे को नौकरी मिल जाएगी? बिल्कुल नहीं मिलेगी नौकरी। ना तो उनके हर एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम हुए, ना तो उनको, जब एग्ज़ाम ही नहीं हुए तो ना ही रजिस्ट्रेशन। क्या लगता है ये बिहार में इतने सालों से जो समस्या चल रही है सेशन लेट होने की, क्या है उसकी वजह? क्यों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं? मैं क्या बोलूँ, कोई वहाँ पे, जैसे कि इस प्रोटेस्ट का मेन मोटो है कि अकाउंटेबिलिटी लेना, कोई वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी लेना ही नहीं चाहते हैं। जब हम बात करते हैं तो वो एक दूसरे के ऊपर टालते जाते हैं अनटिल अनलेस कि हम लोग जब तक खुल के प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, 500,000 स्टूडेंट जाते नहीं हैं, तब तक उनका किसी तरह का रिस्पॉन्स ढंग से नहीं आता। प्रोटेस्ट करने पर मामला सुलझ जाता है, बात सुन ली जाती है। जैसे कि प्रोटेस्ट करने पे कॉलेज के द्वारा टेंटेटिव डेट दे दिया गया था, और अभी भी आप कॉलेज के वेबसाइट पे जाओ तो आपको टेंटेटिव डेट्स मिल जाएंगे कि इतने इतने तारीखों में एग्ज़ाम लूँगा। लेकिन आप टेंटेटिव डेट निकालो तो आपको पता चलेगा कि वो टेंटेटिव डेट भी फेल हो चुका है। और जब एक तो ऑलरेडी सेशन लेट है,
और उन्होंने मुझे टेंटेटिव डेट दिया है कि मैं इतने इतने एग्जाम ले लूंगा, और वो तारीख भी बीत चुकी है। भी फेल हो जा रहा है। मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा, आप यदि इसका फोटो ले सकते हैं तो ले लीजिए। जैसे ये देखिए, ये रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा ये जो एप्लीकेशन है, ये नोटिस है, ये रांची यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया गया है, जिसमें टेंटेटिव डेट क्या दिया हुआ है, 23-27 बैच का जो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम है वो सितंबर 2024 में होना था। ठीक है, एग्जाम तो हुआ है कब? एग्जाम हुआ है अभी हाल फिलहाल में, जिसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। हाल फिलहाल कहें तो कब? अभी रिजल्ट इसका आ जाना चाहिए था फर्स्ट वीक जून 2026 में, एग्जाम लेना चाहिए था सितंबर 2024 में, लेकिन अभी 1 महीना पहले एग्जाम लिया गया है और रिजल्ट देना चाहिए था फर्स्ट वीक ऑफ जून 2026 में, लेकिन रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। आप बताओ कितना सेशन लेट है, 24 कहाँ सितंबर और कहाँ अभी 2026। आप बताओ ये स्टूडेंट करेगा तो करेगा क्या? सेम उसी तरह से उसके लिए 1 करोड़ की सजा क्या है? जो 22 बैच हैं उनका सितंबर 2026 में एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएगा 4th ईयर का, लेकिन अभी तक उनका सेशन 3 का ही एग्जाम हुआ है, जबकि एग्जाम मार्च 2024 में ही होना चाहिए। अभी सेशन 3 का एग्जाम का रिजल्ट पेंडिंग है। आप भी बताओ ये कैसे वो मैनेज करेगा? कितना भी मैनेज कर ले वो, फिर भी स्टूडेंट का सेशन 1.5 से 2 साल लेट होना तय है, वो कितना भी मैनेज कर ले। आप बताओ इतना सिस्टम करप्ट होने से कैसे चलेगा काम? हम आवाज उठाएंगे इस चीज को लेके और आप लोग के माध्यम से स्टूडेंट को जगाएंगे कि आप लोग भी आवाज उठाना सीखो। आवाज नहीं उठाओगे तो आपके आवाज को दबा दिया जाएगा। और अकेले मत आओ, कदम से कदम मिला के आओ, एक दूसरे का साथ दे के आओ, और एक दूसरे के साथ देने के बाद आप लोग, यदि वो प्रोटेस्ट से ही सुनते हैं तो आप लोग प्रोटेस्ट करो। मैं हर चीज में आपका, हम नर्सिंग प्रोफेशन के लिए हमेशा खड़ा हैं। ये रोहित हैं, हम यहाँ से गुजर रहे थे तो इन्होंने कहा कि ये अपना एक अनुभव आज का हमारे साथ साझा करना चाहते हैं। जी रोहित बताइए। मैम मैं उत्तम नगर वेस्ट से यहाँ पे आ रहा था, तो लाइक जब भी मैं बैनर अंदर लेके गया तो उन्होंने सीआई पर्सन ने मेरे को रोक लिया एंड दे सेड कि आप नहीं ले जा सकते। मैंने पूछा क्यों नहीं ले जा सकता, आप भी बता सकते हैं? बोला कि ऊपर से परमिशन, मतलब ऊपर से हम लाइक उन्होंने पहले फ़ोटो खींच के किसी को भेजी तो उन्होंने बोला नहीं ले जा सकते। तो मैंने ये पहले बैनर की, पहले पोस्टर की फ़ोटो खींची और लाइक दे आर कंटिन्यूसली इंटिमिडेटिंग में कि नहीं ले जा सकते। जब आपको बोल दिया एक बार ये तो आप मानते क्यों नहीं? तो मैंने पूछा कि आप ये बताइए कि अब मैं किस रूल के तहत नहीं ले जा सकता है ये सब। देन लाइक इन्होंने ये पढ़ा एंड दे सेड कि लगा लो अपना जोर जितना लगा सकते हो, हम भी हाथ पीछे कर छाती ताने खड़े रहेंगे। तुम बन जाओ अंग्रेज़ी हुकूमत की तरह, हम भी भगत सिंह जैसे अपनी बात पर अड़े रहेंगे। ये पढ़ा उन्होंने? हाँ जी, ये पढ़ा और उन्होंने बोला लाइक इट्स भड़काने वाला भाषण, भड़काने वाला स्लोगन है। मैंने कहा सर ये कहाँ से भड़काने वाला है? तो ये सब बोल के तो आई फिर मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट करनी चालू कर दिया, आप देख लें। एंड मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग करी तो लास्ट में उन्होंने फ़ोन छीन लिया मेरे से, लाइक छीन के नीचे ऐसे। तो मैंने थोड़ा उनके साथ स्ट्रगल किया, मैंने स्ट्रोक दिया। जैसे वीडियो बंद हुई देन दे सेड कि आप कहाँ लेके जाओगे, इसको क्यों ले जा रहे हो? मैंने कहा लाइक प्रोटेस्ट हमारा राइट है, तुम रेजिग्नेशन चाहते हैं धर्मेंद्र प्रधान। देन दे सेड ये सब देशद्रोही हरकतें हैं, दीज आर द एग्जैक्ट वर्ड, ये सब देशद्रोही हरकतें हैं। लाइक उसने मेरे को डायरेक्टली नहीं बोला बट एग्जैक्ट उन्होंने कहा कि प्रोटेस्ट के लिए जा रहे हैं आप तो प्रोटेस्ट करना, ये सब देशद्रोही हरकतें हैं, ये उन्होंने जी कहा। मैम एग्जैक्टली वर्ड ये बोला। तो उन्होंने फिर वो मेरे को अंदर लेके गए किसी रूम में, लाइक वहाँ पे जो 2 जने जो ये इस वीडियो में दिख रहे हैं वो थे और एक जना और था, इन केस पता नहीं वो मेरे को सीनियर था, आई डोंट नो। तो उन वहाँ भी मैंने ये वीडियो में, तो उन्होंने वीडियो नहीं बनाने दिया एंड लाइक दर कंटिन्यूस इंटिमिडेटिंग में, हम आपसे आराम से बात करें तो आप आराम से क्यों नहीं कर रहे? फिर उन्होंने आखिरकार कितने देर की मशक्कत के बाद उन्होंने आपको जाने के लिए कह मेरे दिया? को ये तो उन्होंने जो उस स्टेशन पे तो मेरे को नहीं ले जाने दिया बिल्कुल भी। मैंने वो पोस्टर ले लिया आपसे? या तो बोले या तो इसको ले जाओ या तो आप कैब ऑटो से जाओ, नहीं तो हम अंदर नहीं जाने देंगे, दिस इज नॉट अलाउड। तो मैं नेक्स्ट स्टेशन पे गया, नेक्स्ट स्टेशन पे ऑटो करके मैं गया, नेक्स्ट स्टेशन से मैं बैठा, वहाँ किसी ने कुछ भी नहीं कहा। मैंने उनको बार बार बोला सर फोल्ड करके ले जा रहा हूँ मैं, कोई मेट्रो में कोई प्रदर्शन नहीं कर रहा है, आई हैव टू गो टू जंतर मंतर, दैट्स इट। रोहित आप कितने बजे सुबह यहाँ प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए, नहीं आप निकले कितने बजे थे? मैं 9 o'clock निकला था मैम। और आपका मुद्दा क्या है, वो कौन सी बात है जो आपको यहाँ ले आई? मैम अगर उनको अलाउ नहीं कर, मैम ये तो हम यहाँ पे आए हैं कि रेजिग्नेशन एटलीस्ट कोई तो अकाउंटेबल हो हमारी तरफ की, कि इस गवर्नमेंट ये दिखाए कि हाँ भाई हम सोच रहे हैं आपके बारे में, कि अगर हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल सब कुछ ठीक हो जाएगा, नहीं होगा, बट एटलीस्ट एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी तो आएगी। आगे जो भी कुर्सी पे बैठेगा वो डरेगा तो सही। आप पढ़ाई करते हैं? जी मैम, मैं अभी एसएससी की तैयारी कर रहा हूँ साथ साथ। अच्छा, आप एसएससी की कब?
एनडीए मेरा नेक्स्ट मंथ इंटरव्यू है मेरा। कभी किसी तरह के पेपर लीक या ऐसी अनियमितताओं से आप प्रभावित हुए? नहीं, मैं पर्सनली प्रभावित नहीं हुआ, बट मेरा छोटा भाई वो सीबीएसई से पढ़ा, तो अभी उनके थोड़े जो वो ऐसा मार्किंग इसमें हुई थी, उसमें थोड़े से होती तो हम आ गए मैम। लाइक अब हम किसी और के लिए खड़े नहीं होंगे तो हमारे लिए कौन खड़े होगा आगे अगर हम अफेक्ट होंगे। हर्षित, हर्षित, कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, नियर कमला नगर। इसी प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने आए हैं? हाँ जी, स्पेसिफिकली इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेने। कब आए थे? मैं कल शाम को 6 बजे के आसपास आया था। उस टाइम एंट्री मिल नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से मेरे को एंट्री मिल गई एंड तब से मैं यहीं पे हूँ। एंट्री नहीं मिल रही थी क्या? दिल्ली पुलिस रोक रही थी आने से? हाँ जी, दिल्ली पुलिस एंट्री देने से मना कर रही थी। वो बोल रहे थे कि टाइम लिमिट 5 बजे तक थी, तो वो क्रॉस हो चुकी है, तो अब ये प्रोटेस्ट इलीगल है, तो अब हम एंट्री नहीं देंगे। बट मैंने किसी तरह एंट्री ले ली, थोड़ा उनको बार बार कन्विंस करके बोल के, एंड तब से फिर पूरी बात से मैं यहीं पे रुका हूँ। रात में जब आप यहाँ पे रुके थे तब कितने लोग होंगे यहाँ पर मौजूद पूरी रात जो? हाँ जी, अगर टोटल अगर आप मिला के बोल रहे हैं तो आई थिंक 100 के अराउंड लोग होंगे, ठीक है। एंड रात को मतलब हमने काफ़ी मतलब देर तक नारे लगाए थे एंड काफ़ी देर तक हमने यहाँ पे सबको खाना भी बांटा गया था, खाना पीना सब कुछ सीजेपी टीम के द्वारा एंड काफ़ी वॉलंटियर्स के द्वारा। कई लोग बता रहे थे कि पहले पानी की बोतलें भी बाहर से नहीं आने दे रहे थे, खाना मंगवाया वो भी नहीं आने दे रहे थे, बाद में गुरुद्वारे की तरफ से खाना आया था, ये सही है? हाँ जी, पहले इन्होंने मना किया था कि नहीं आने दे रहे थे, पहले पानी की बोतलें हो गई, खाना हो गया, पहले गेट भी बंद कर दिया था, बिजली भी काट दी थी और भी बहुत चीज़ें कर दी थी। बट उसके बाद जैसे जैसे इन्होंने देखा कि इतने लोग यहाँ पे मौजूद है, अभी भी ये नहीं जा रहे, प्रोटेस्ट जारी रहेगा, जब इन्होंने प्रोटेस्टर्स की हिम्मत देखी, जब इन्होंने प्रोटेस्टर्स की संख्या देखी, तो उसके बाद इन्होंने डिसाइड किया आई थिंक कि नहीं कर सकते, मतलब नहीं रोक सकते, इनको अलाउ करना ही पड़ेगा पानी एंड ऑल दैट। तो बाकी जो वॉलंटियर्स है जो पानी लेके आए थे उनको इन्होंने आने दिया और वो लेके आ गए। इस प्रोटेस्ट में शामिल होने का आपका मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा ये है कि एक ही मतलब मीडिया में या एक नैरेटिव चल रहा है कि अगर आप सिर्फ स्टूडेंट हो, आप अगर सिर्फ प्रभावित हो कि आपका अगर पेपर लीक हुआ है तभी आप आ सकते हो, मेरे हिसाब से ये काफ़ी इनह्यूमन बात है। अगर कोई भी एम्पैथेटिक पर्सन है, कोई भी अगर ऐसा पर्सन है जो दूसरों की परवाह करता है, तो आई थिंक उसको यहाँ पे आना चाहिए। तो मैं बच्चों की जो स्टूडेंट्स हैं उनकी परवाह करता हूँ, मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूँ, मैं अपनी क्या कहते हैं जो भी सिस्टम के अगेंस्ट हो रहा है, जितने बच्चों ने सुसाइड कर ली है, इतना अन्याय चल रहा है, तो उसके अगेंस्ट आवाज़ उठाने आए हैं। और आपके पेरेंट्स को पता है कि आप यहाँ पर आए हैं? पेरेंट्स को नहीं पता, पेरेंट्स को मैं ये बोल के आया हूँ कि मैं दोस्त के घर जा रहा हूँ नाइट स्टे के लिए। नाइट स्टे के लिए? और उन्होंने आपको देख लिया कैमरे पर? दे आर नॉट ऑन इंस्टाग्राम। अच्छा, इंस्टा पे नहीं, यूट्यूब देखते नॉट ऑन होंगे? यूट्यूब। और अगर पता चल गया तो वो नाराज होंगे क्या? थोड़ा सा दे विल बी गुस्सा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट एट दी एंड कुछ ज़्यादा नहीं। इसकी वजह क्या लगती है? एक कंसर्न ये कि इंडिया में वो आपकी वेल बीइंग, सेफ्टी, सिक्योरिटी के लिए परेशान होके गुस्सा होंगे, ये क्या है? कई बार हमारे जो पेरेंट्स हैं वो ये प्रोटेस्ट में जाने को लेकर या थोड़ा सा भी हमारे पॉलिटिकली इंक्लाइंड होने से लेकर थोड़ा परेशान होते हैं, फिक्र करते हैं, क्या वजह लगती है इसकी आपको? इसकी एक ही वजह है, उनको अपने बच्चों की चिंता है। कोई भी पेरेंट होगा, अगर किसी का भी बच्चा होगा, उसको ये होगा कि अगर पॉलिटिक्स में वो इन्वॉल्व हो रहा है, तो आपने देखा है आजकल कैसा देश का माहौल चल रहा है, कोई भी अगर सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो उसको एंटी नेशनल बोल दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, उसको ऑनलाइन ट्रोल कर दिया जाता है आईटी सेल के द्वारा। तो इसलिए पेरेंट्स को उनकी सेफ्टी का डर है। मेन कंसर्न ये है, अगर सेफ्टी कोई मुद्दा नहीं होता सेफ्टी का, तो कोई मेरे हिसाब से मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स मना नहीं करते अपने बच्चों को आने के लिए। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ हैं हम जंतर मंतर पर। 20 जून को कॉकरोच जनता पार्टी एक और प्रदर्शन के लिए यहाँ वापस आई। शाम 5 बजे तक के, पिछली बार की तरह इस बार भी शाम 5 बजे तक प्रोटेस्ट करने की अनुमति थी उनके पास दिल्ली पुलिस की तरफ से। जब 5 बज गए उसके बाद प्रोटेस्टर्स ने कहा कि हम नहीं जाएंगे, हमारा ये प्रदर्शन तब तक चलता रहेगा जब तक कि हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती। डिमांड ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफ़ा दें। तो वो अपने मुद्दों को लेकर यहीं पर थे। उसके बाद कई सारे प्रोटेस्टर जो शाम को आ रहे थे उन्हें दिल्ली पुलिस भीतर नहीं घुसने दे रही थी, लेकिन फिर भी यहाँ तकरीबन 100 की संख्या में प्रोटेस्टर्स रात भर, जो हमें बताया गया, यहाँ रात भर जमे हुए थे, यहीं पर सोना हुआ। और अब अभिजीत दिपके, कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक, उन्होंने लोगों से अपील की है, छात्रों से, बड़े उनके अभिभावकों से, और उन्होंने किसानों से भी अपील की है कि लोग यहाँ पर आएं और इस प्रोटेस्ट में हिस्सा लें। आज रविवार का दिन है और बकौल उनके
इस रविवार को बिताने का इससे बेहतर तरीका और कुछ नहीं है कि आप जंतर मंतर पर आएँ और प्रोटेस्ट में शरीक हों। जहाँ तक परमिशन की बात है, उनके पास ये परमिशन अभी उन्हें नहीं मिली है, एक्सटेंशन नहीं मिला है। हमें आयोजकों ने बताया कि वो बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस से, लेकिन अभी ये मामला सुलझा नहीं है। तो दिन भर में और क्या कुछ होता है, जो भी अपडेट्स हैं उनको लेकर हम आपके पास फिर से वापस लौटेंगे। शुक्रिया हमें देखने के लिए। हम हैं इंडियन एक्सप्रेस हिंदी।